क्लास में मैंने बताया था जो है ध्वनि की उत्पत्ति बताया है कि जो भाषा सब चैप्टर है ना, वो भाषा की शुरुआत कैसे हुई है। तो बताया जाता सर भाषा शब्द की शुरुआत एक ध्वनि के माध्यम से हुआ है। तो जो बच्चे ये वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके वीडियो देख लेंगे, यूट्यूब पर है, ठीक। और जो दूसरी क्लास है हिंदी की, जिसमें मैंने बताया है कि भाषा की जो व्युत्पत्ति है वो कैसे हुई है, इसके बारे में बताया है, ठीक है। भाषा की परिभाषा बता रखी है, भाषा की जो मूलभूत अंतर होते हैं ये भी मैंने बताया है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्लास चल रही है, ठीक है। तो इस समय हम लोग हिंदी में जो हमारा प्रकरण है, प्रकरण में इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाषा पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा की विशेषताएं। जी, भाषा की विशेषताएं। जैसा कि प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, ये देखिए ये जो सेशन है हिंदी की क्लास है और हिंदी की क्लास में जो प्रकरण है ये भाषा की विशेषताएं। प्रकरण का मतलब ये होता है कि अध्यापक अपनी बात को, अपनी क्लास को कहाँ से शुरू कर रहा है, इस बात का मतलब क्या होता है, प्रकरण होता है। बात समझ गए? तो आइए हम लोग शुरू करते हैं भाषा की विशेषताएं। तो भाषा की विशेषताएं लिखिएगा, देखिए वैसे तो देखा जाए भाषा के कई विशेषताएं हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण विशेषताओं को हम आज पढ़ेंगे। ये बात ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि सर भाषा के निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण विशेषताओं को हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें सर पहली विशेषता थी कि भाषा परिवर्तनशील होती है। कह रहा कि सर भाषा परिवर्तनशील होती है। जैसा कि मैं पिछले क्लास में बताया था कि सर भाषा परिवर्तनशील कैसे होती है, क्योंकि बाबू हमारे संसार में टोटली 3000 भाषाएं हैं। अगर भाषाओं में बदलाव नहीं हुआ होता तो कभी भी 3000 भाषाएं नहीं बन पाती, क्योंकि भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा क्या है, संस्कृत है, और संस्कृत से हमारी क्या बनी है, हिंदी बनी है। मैंने ये प्रमाणित किया है, पिछली क्लास में मैंने प्रमाणित किया है क्या वास्तव में भाषा परिवर्तनशील होती है। तो जो बच्चे नहीं उस वीडियो को देखे हैं वो अगली वीडियो को अवश्य देखेंगे, जिससे भाषा की परिवर्तनशील के बारे में जानकारी होगी। और मैंने ये भी बता रखा है कि परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, ये भी बताया था। बात समझ गए बाबू, ठीक। अब दूसरी बात ये है, भाषा बिना शब्दों के
बिना शब्दों के काम करती है, काम करती है। सर कह रहा कि भाषा बिना शब्दों के भी काम करती है। तो प्यारे बच्चों, मेरा सवाल आपसे यही है, क्या ये बात सही है कि भाषा बिना शब्दों के भी काम करती है? बताइए। कैसे भैया बताइए। हाँ, क्योंकि भाषा ऐसा नहीं है कि लिखित और मौखिक, बिना शब्दों के द्वारा भी भाषा को व्यक्त कर सकते हो। जैसे आप इशारे से, कभी टाटा बाबा किए हो किसी को? हाँ, यही है। जब मैं रस पढ़ाऊंगा तो उसमें एक है वाचिक, ठीक है, एक है आंगिक। अंगों के द्वारा उत्पन्न चेष्टाएं आंगिक कहलाती है, ठीक है। यानी कि इशारों से, जैसे बाल में कंघी मारना अपने हाथों से, ये क्या है? सांकेतिक भाषा है। समझ रहे हैं? लेकिन इस बात का मैं प्रमाण देता हूं बाबू, ये जो विशेषताएं हैं किसी किताब में नहीं लिखी गई है अभी तक। ये विशेषताएं मैंने अपने दिमाग से निकाला है, अपने कॉन्सेप्ट से निकाला है, जो कि ये बात सत्य है। इसको प्रूव करके दिखाऊंगा। आइए दिखाता हूं। सर, एक बिहारी दास जी की पंक्ति है, जैसा कि उसमें श्रृंगार रस है, आप लोग पढ़े हुए होंगे, उससे परिचित भी होंगे। उस कविता का नाम क्या है? कहते हैं, कहते नटते रीझते खिझते मिलते खिलते लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात। प्यारे बच्चों, इस पंक्ति में बिहारी दास जी ने सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया है। इस पंक्ति से पता चलता है कि भाषा बिना शब्दों के भी काम करती है। इस पंक्ति में पहली बात अगर मैं बता दूं तो इस पंक्ति में संयोग श्रृंगार रस है और इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। कभी अगर पूछा जाए कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है तो अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। और रस कौन सा है तो संयोग श्रृंगार रस है। सर, यहाँ पर नायक और नायिका दोनों पास पास हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि जहाँ नायक के परिवारजनक और नायिका के परिवारजनक किसी महत्वपूर्ण बातों को करने के लिए एकत्रित हुए हैं। एक बहुत बड़ा महल है जहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो वहाँ पर क्या है कि नायक और नायिका एक दूसरों को देख रहे हैं। जो उनके परिवारजनक बात करने के लिए आए हैं, उनसे उस बात को कोई मतलब नहीं है नायक और नायिका को, क्योंकि वो भैया इतनी बड़ी सभा है, उसमें कोई बोल नहीं सकता है, शोर शराबा नहीं कर सकता है। तो कहते नहीं है कि जहाँ नायक और नायिका रहते हैं वहाँ कुछ ना कुछ उथल पुथल तो होता ही होता है कि नहीं, नायक नायिका के बीच। तो नायक क्या कहता है? कहत, ऐसे इशारे से बात कर रहा नायिका से, चल कहत। नटत, नायिका ऐसे कर रही है, संडिल दिखा दे रही है, नटत। अब अक्सर जब नटत नायिका मना कर देती है कि हम नहीं जाने वाले हैं। रीझत, स्वाभाविक है, कुछ नायक ऐसे गंदे नायक होते हैं जो दबाव डालते हैं। बॉयफ्रेंड कहते आज ना चलबू न, तू सुन लिया, बिहान से तुहार हमारा नाता खत्म। रीझत, दबाव डालना। खिजत, कहा दजर तो संडिलिया लेके मारा बटा। खिजत, गुस्सा हो जाती है, ठीक, स्वाभाविक है यार।
जब 400 वर्षों का दोनों का प्रेम है तो इतने जल्दी वो प्रेम टूटने वाला नहीं है, चाहे उसके ऊपर लाठी ही क्यों ना बरसे। ठीक खिजत, स्वाभाविक कुछ समय बाद दोनों मिलते हैं, और जब मिलते हैं दोनों क्या हो जाते हैं, खिल जाते हैं, और जब खिलते हैं तो स्वाभाविक जो नायिका वो शर्मा जाती है, लज्जा जाती है। तो कभी कहता है कि भरे भवन में करत हैं दोनों नायक और नायिका आंखों ही आंखों में बात कर रहे हैं, अर्थात इशारे इशारे से वो बात कर रहे हैं और कोई व्यक्ति जान भी नहीं पाया। क्या आप लोग इस तरीके से कभी बात किए हो? बताओ भैया। हाँ ठीक है, तो यही कहानी करना भी चाहिए, हम आपको बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जीवन का सामंजस्य, समझ रहे हैं। तो बाबू इस पंक्ति से ये पता चलता है कि वास्तव में ये बात सही है कि भाषा बिना शब्दों के भी काम करती है, क्योंकि यहाँ बात इशारे इशारे से कही गई है। ठीक है, अब इतने लखहरे दोनों हैं, उसकी बतिया संकेत में और इसकी बतिया समझ भी जा रहे हैं। क्यों पवन बाबू, आप भी कभी समझेंगे नहीं सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो खैर ठीक है, समझ जाइएगा। तो क्या प्यारे प्यारे बच्चों, ये बात मेरी समझ में आई? बाबू आ गया? ठीक, आगे कह रहा है भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। अनुकरण का मतलब सर, अनुकरण का मतलब यह है कि नकल करके। बाबू जिसने कभी आज तक नकल करना नहीं सीखा उसने कभी भी भाषा ही नहीं, दुनिया का कोई भी चीज नहीं सीख पाएगा। क्योंकि देखिए, मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लोग मुझे देख रहे हो, यही जो देख रहे हो ना, मेरा नकल कर रहे हो, गुरुजी कैसे पढ़ा रहे हैं। सर क्या होता है कि सबसे पहले आप अनुकरण करते हो और अनुकरण करने के बाद फिर क्या करते हो, अनुसरण करते हो। अनुकरण का मतलब क्या है, नकल करना, और अनुसरण का मतलब अपने माइंड में उसको सेव कर लेना, ये क्या है, अनुसरण है। बात समझ गए बाबू? ठीक है, अनुकरण का मतलब जो है, जो मुझे देख रहे हो, मेरे अंदर का जो गुण और दोष, जो स्वभाव अगर आपको अच्छा लगेगा तो जो चीज अच्छा लगे उसको क्या कर लोगे, अपने माइंड में सेव कर लोगे, बैठा लोगे, ये क्या है, अनुसरण है। ग्रहण करना ही क्या है, अनुसरण है। या फिर ये भी तो हो सकता है कि जैसे अपने माइंड में बैठा के उसी हिसाब से अपने लाइफ में फॉलो करें। हाँ भैया, लाइफ में नहीं, सुन लीजिए, सुन लीजिए। बाइगोस्की और पियाजे, ये बात ध्यान से सुनिए। बाइगोस्की रूसी मनोवैज्ञानिक हैं, जबकि पियाजे जो है स्विट्जरलैंड का मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने रचनावाद पर बल दिया। किस पर? रचनावाद पर बल दिया है। सर मैं जो पढ़ा रहा हूं, ये जो मेरा बताया हुआ ज्ञान, ये जैसा का तैसा आपके माइंड में नहीं जाएगा। आप मेरे ज्ञान को क्या करोगे, अपने माइंड में रचना करोगे, किसी दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करते हो। तो यही बात जो आपने भी कहा कि अपने अंदर जो उसको चिंतन मनन करेंगे ना, तो वही क्या है, रचनावाद। ऐसा बाइगोस्की और पियाजे कहते हैं। क्योंकि बाबू ये बताओ, जो मेरे अंदर ज्ञान है, क्या जैसा कहता है ऐसा तुम प्राप्त कर सकते हो? ठीक, ज्ञान कोई उत्पाद माल नहीं है, ज्ञान कोई तैयार माल नहीं। अगर सोचो यार, अगर ज्ञान कोई तैयार माल होता, तुम क्या कहते हैं, हे यार सुन, अमित सर का 2 किलो CD हिंदी दे दे। मार्केट में जाते ना, जैसे सब्जेक्ट देते, अमित सर का 2 किलो हिंदी दे दे, अमित सर का 2 किलो रीजनिंग दे दे, और जो है राकेश यादव सर का 20 किलो गणित दे दे भाई। ठीक है, यही बाबू ज्ञान की रचना होती है। बात समझिए बाबू। तो वही जो आपने कहा सही कहा। ठीक, क्लियर है? चलिए, अनुकरण थोड़ा सा मैं आपको और चर्चा कर दूं कि अनुकरण बाबू देखना 2 प्रकार का होता है। ठीक है, तो खैर इसको छोड़ते हैं, इतने भी रहने देते, आगे बढ़ते हैं ना, वो सब आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। ठीक,
क्योंकि ज़्यादा समय लेने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नहीं तो मैं बहुत लंबा खींच दूंगा। ठीक है, चलिए, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। अगला है भाषा समाज से, भाषा सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। कहने का मतलब यह है, ये कहने वाले विद्वान कौन है बाबू? वाइगोस्की है। लिख लीजिए बाबू, भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक, ये जो भाषा अनुकरण से सीखी जाती किसने कहा है? तो स्किनर महोदय ने कहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर कभी पूछा जाए भाषा अनुकरण से सीखी जाती है किसने कहा है, तो स्किनर ने कहा है। और भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? वाइगोस्की ने कहा है। सोचो बाबू, ध्यान से सोचो, भाषा सामाजिक प्रक्रिया कैसे है, समझाओ इसको। भाषा बाबू केवल विद्यालय में नहीं सीखा जाता है, केवल घर में ही नहीं सीखा जाता है, समाज से भी भाषा को सीखा जाता है। वाइगोस्की कहते हैं लोग मिलते हैं, अपने भावनाओं को एक दूसरों के सामने साझा करते हैं और दूसरों के भावनाओं को क्या करते हैं? समझते हैं। ये कौन करवा रहा है? समाज तो ही करवा रहा है। अरे यार, हम इंडियंस इतने बातूनी हैं, सुन लो, हम इंडियंस इतने बातूनी हैं, कभी ट्रेन व्रेन में लड़की उड़की मिल जाए ना तो नंबरवा तो दे ही देते हैं। नंबरवा साथ अगर नंबरवा दे दें तो खुदा खास्ता नंबरवा दें, उसके सदिया उदिया तक पहुंच जाते हैं। यही है सामाजिक प्रक्रिया। हाँ, यार उसके घर और तक पहुंच जाते हैं। यही लोग मिलते हैं, एक दूसरे से अपने भावनाओं को साझा करते हैं। इससे क्या होता है? भाषा का विकास होता है। बात समझ गई बाबू? भाषा कैसी प्रक्रिया है? सामाजिक प्रक्रिया है। बात समझ गए? भाषा अर्जित संपत्ति है। बाबू, भाषा अर्जित संपत्ति है। क्या भाषा को अर्जित किया जाता है? ठीक है, भाषा को अर्जित किया जाता है ना, है कि नहीं? बात सही है। अच्छा सोचो, मैं यहीं लिख दूं भाषा जन्मजात होती है, बताइए भाषा जन्मजात दोनों में सही कौन है? बताइए बाबू, आप लोग बताइए क्या कह रहे हो? पहला सही है ना? क्यों दूसरा गलत है? क्योंकि जन्म से थोड़ी ना कोई भाषा सीख के आता है, जब समाज में आता तब तो वो सीखते हैं। ठीक है, आप लोग बताएंगे। चलिए मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से। सर बिल्कुल सही है कि भाषा को एक्वायर किया जाता है। ठीक है, भाषा जन्मजात प्रक्रिया नहीं होती है। क्योंकि सोचो यार, अगर भाषा जन्मजात प्रक्रिया होती तो आज यहां बैठने की क्या जरूरत थी? बताओ। कहते हैं मम्मी सुन, मुझसे पूछ, काउ पूछ बेटा, मैं तो अपने माँ के गर्भ से ही सीख के आया हूँ। पूछो, विद्यालय माँ के गर्भ से ही पढ़ लिया था, पूछो। यही कहते ना, विद्यालय जाने की क्या जरूरत थी? तो ऐसे में समझ सकते हैं बाबू कि भाषा अर्जित की जाती है, ना कि जन्मजात होती है। लेकिन सर भाषा सीखने की प्रक्रिया तो जन्मजात होगी ना बाबू? क्यों? भाषा जन्मजात नहीं होती है, भाषा सीखने की प्रक्रिया बल्कि भाषा सीखने की प्रक्रिया क्या होती है? जन्मजात होती है। लिखिएगा, भाषा जन्मजात नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक, आगे लिखिए, भाषा सीखने की प्रक्रिया जन्मजात होती है। बाबू, भाषा सीखने की प्रक्रिया जन्मजात होती है। दिखाई दे रहा उसमें सही से? रवि, ये पूरा आ रहा है? क्या आ रहा ना? ठीक, अभी कितना नीचे तक लिख सकते हैं? ठीक ठीक, लिखिए, भाषा सीखने की प्रक्रिया जन्मजात होती है।
तो सर अगर कभी पूछा जाए क्या भाषा जन्मजात होती है, तो बाबू नहीं, भाषा सीखने की प्रक्रिया जन्मजात होती है। बात किसने कहा? बात किसने कहा? चौमस्की ने कहा। चौमस्की, अब सुन लो भैया, चौमस्की ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या कहा भाषा के बारे में? क्या कहा भाषा के बारे में? इन्होंने क्या कहा? चौमस्की जो महोदय हैं, ये कहते हैं कि मनुष्य के भीतर एलईडी लगी होती है। क्या? एलईडी लगी होती है। भाषा यंत्र लगा होता है, यंत्र उपकरण होता है। यानी मनुष्य के भीतर भाषा यंत्र उपकरण होता है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लगी होती है। क्या लगी होती है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लगी होती है, जो सीखने की क्षमता को क्या करती है? सुसाधित करती है। बात समझ के बाबू? ठीक। तो पूछा जाएगा भाषा सीखने की प्रक्रिया जन्मजात होती, किसने कहा? चौमस्की ने कहा। चौमस्की ने मनुष्य के भीतर कौन सा यंत्र दिया है? तो भाषा यंत्र उपकरण दिया है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एलईडी कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। बात समझ गए? हटा दे बाबू इसके। ठीक, लिख लीजिए। चलिए आइए आगे देखते हैं। क्या मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही है? बाबू ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं आज? बता दीजिएगा तुरंत। चलिए आगे देखिए, अगली विशेषताएं लिखिए। भाषा सामाजिक, लिखवा रहे हैं बाबू ये। अरे भैया हम लिख रहे हैं लिखने के लिए, तो लिखो। ये लोग लिख ही नहीं रहे हैं कि भाषा सामाजिक शक्ति है। शक्ति है, पहले लिख दूं फिर समझाता हूं ना। भाषा सामाजिक शक्ति है। उस दिन आप पहले समझाए थे। अच्छा ठीक। भाषा अप्रौढ़ है से प्रौढ़ता की ओर उन्मुख होती है। भाषा यादृच्छिक होती है। भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। भाषा अस्थिर होती है। भाषा मानक रूप को धारण करती है। भाषा का अपना व्याकरण होता है। प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है।
भाषा का भौगोलिक सीमा होती है, सीमा होती है। भाषा का ऐतिहासिक सीमा होती है, भाषा सरल से भाषा कठिन से सरल की तरफ उन्मुख होती है, भाषा सर्वप्रथम मौखिक रूप में होती है, भाषा संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर चलती है। भाषा नैसर्गिक एवं रचनात्मक होती है। भाषा की शुरुआत ध्वनि से होती है। ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक। भाषा का निश्चित ढांचा होता है, भाषा का नियमबद्ध होती है। भाषा बोली से बड़ी इकाई है। भाषा विभाषा से बड़ी इकाई है। ठीक है, ये आप नोट करिए, ठीक है। नहीं, ये सब के सब भाषा की बाबू विशेषताएं हैं। अभी पूरा समझा के आपको संतुष्ट कर दूंगा, परेशान ना रहिए। नोट कर लीजिए सब लोग, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये नैसर्गिक है, नैसर्गिक एवं रचनात्मक होती है। वियोगात्मक की ओर उन्मुख होती है। चलिए अब समझाते हैं बाबू, ठीक है। हो गया, समझाएं। देखिए, भाषा सामाजिक शक्ति कैसे है बाबू। देखिए, जिन लोगों के पास भाषा का अगर ज्ञान होता है तो लोग इतने अच्छे से बात कर ले जाते हैं, लोग उनसे इंटरेक्ट होते हैं, है ना। ये किसकी देन है? भाषा। जैसा कि आप लोग रितेश पांडे का आप लोग नाम सुने, जो अपने यहाँ के सांसद हैं, पूर्व सांसद, ठीक है। उनकी इंग्लिश जो है बहुत अच्छी इंग्लिश है। जब इंग्लिश में स्पीच देते हैं ना, भाषण देते हैं, तो कुछ लोग सुनने के लिए अपनी 4 व्हीलर खड़ी कर देते हैं। ये किसकी देन है? भाषा की देन है। तो भाषा क्या है? एक सामाजिक शक्ति है।
सर भाषा अप्रौढ़ से प्रौढ़ता की ओर उन्मुख होती है। भाई भाषा ही नहीं, कोई भी चीज पहले अप्रौढ़ होती है। भाई हम लोग क्या हैं, पहले बचपना रूप रहा होगा, जितने परिपक्व आज हैं उतने परिपक्व क्या हम लोग बचपन में थे? नहीं। उसी प्रकार सर भाषा की भी महत्ता क्या होती है, पहले भाषा जो एक छोटे रूप में होती है जिसे अप्रौढ़ कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे जब ज्यादा विकसित हो जाती है, कैसी हो जाती है? प्रौढ़ हो जाती है। ये क्या है? अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर उन्मुख होती है। सर भाषा यादृच्छिक होती है। अब सोचो बाबू, भाषा यादृच्छिक कैसे होती है? यादृच्छिक का मतलब क्या? ऐच्छिक, अपने इच्छाओं के अनुसार कहना। आप सोचो, आपके घर में मम्मी होंगी ना, तो कुछ लोग मम्मी को माँ बोलते हैं, कुछ लोग माँ को माई बोलते हैं, कुछ लोग माई को अम्मा बोलते हैं, ठीक, कुछ लोग मम्मा बोलते हैं, ठीक, कुछ लोग माता बोलते हैं, कुछ लोग मातृ बोलेंगे, ठीक है, कुछ लोग मोम बोलेंगे। लीजिए ये, इसी को बाबू क्या है? यादृच्छिक कहते हैं। यानी अपने अनुसार शब्दों का प्रयोग करना, अपने अनुसार भाषा का प्रयोग करना, उसे क्या कहते हैं? यादृच्छिक कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लेके समझाया कि मम्मी को कोई माँ बोलता है, कोई माई बोलता है, कोई अम्मा बोलता है, कोई मम्मा बोलता है, कोई माता बोलता है, कोई मातृ बोलता है। बात समझ गए? तो भाषा कैसी होती है? यादृच्छिक होती है। बात समझ गए बाबू? यादृच्छिक का मतलब मैंने कहा अपने अनुसार जो ऐच्छिक हो, अपने इच्छाओं के अनुसार जो आप कह पाइए वो कह सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं? यादृच्छिक कहते हैं। सर भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। सर भाषा एक सीक्वेंस वाइज चलती है, ठीक है। भाषा एक ध्वनि के रूप में रही होगी, ध्वनि से ये वर्ड के रूप में रही होगी, तो एक सीक्वेंस है। तो भाषा क्या व्यवस्थाओं की क्या है? एक व्यवस्था है, जो कि सीटेट के एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक। भाषा अस्थिर होती है, सीटेट के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है बाबू। आ मतलब नहीं, स्थिर मतलब जो ठहर गई हो। तो भाषा क्या कभी स्थिर होती है? सर कभी भी भाषा क्या स्थिर नहीं होती है। तो ऐसे में क्या है? भाषा अस्थिर होती है, ठीक। भाषा मानक रूप को धारण करती है, इस पॉइंट को समझना चाहिए बाबू। मानक का मतलब क्या होता है मैं बता दूं। मानक का मतलब यह है जो शब्दों में बदलाव आता है उसी को मानक कहते हैं। आइए मैं दिखाता हूं मानक रूप क्या है। जैसे आप देखो खड़ी बोली में खासकर भूतकाल के वाक्यों में ने का प्रयोग होता है, ठीक, जबकि अवधि में ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे हमने कहा राम सीता का खियावा, देखिए ये अवधि का वाक्य है, राम सीता का खियावा, ठीक। लेकिन सर इसी शब्दों में जब इसके कुछ हम व्याकरण लिख दिए जाएंगे, कुछ इसकी रचना कर दिए जाएंगे, तो यही क्या कहलाएगी? मानक कहलाएगी। कैसे? अब अगर इसके व्याकरण लिखेंगे, इसका मानकीय रूप देखेंगे तो क्या होगा? राम ने सीता को खिलाया। सर यहां देखिए खियावा के स्थान पर क्या हो गया? खिलाया। और यहां भैया का के स्थान पर को हो गया। तो सर ये जो शब्दों में बदलाव हो रहा है ना, इसी बदलाव का नाम क्या है? मानक है। तो भाषा मानक रूप को धारण करती है, अर्थात भाषा अपने सहूलियत को ही आत्मसात करती है। बात समझ गए? कह रहा कि भाषा का अपना व्याकरण होता है। बिल्कुल सही है भैया। आपके संसार में 3000 भाषाएं हैं और 3000 भाषाओं का अपना अपना क्या होता है? एक व्याकरण होता है। लेकिन आगे कह रहा है कि प्रत्येक भाषा की जो संरचना होती है वो कैसी होती है? पृथक होती है, अर्थात अलग अलग होती है। कैसे अलग अलग होती है? क्योंकि भैया ये बताओ, आपने पढ़ रखी है संधि। हिंदी में सर संधि होती है 5 प्रकार की, जबकि इस संस्कृत में देखेंगे स्वर संधि जो होती है। भाई स्वर संधि की बात कर रहा हूं। स्वर संधि हिंदी में 5 प्रकार की होती है,
जबकि वही स्वर संधि जो है संस्कृत में देखा जाए 7 प्रकार की होती है। तो सर प्रत्येक भाषा की जो संरचना होता है यानी जो मॉडल होता है वो एक जैसा नहीं होता है। हाँ, कुछ कुछ सिमिलरिटी होते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि प्रत्येक भाषा की संरचना जो होती है वो क्या होती है, पृथक होती है, अर्थात अलग अलग होती है। कोई दिक्कत बाबू, ये समझ गए करा कि भाषा का निश्चित ढांचा होता है। मैंने यही तो बताया कि भाषा का निश्चित ढांचा कैसे होता है। भाषा सबसे पहले जो है ये ध्वनि के रूप में होती है, फिर ये वर्ण के रूप में होती है, फिर जाके ये अक्षर के रूप में होती है, फिर जाके ये शब्द के रूप में होती है, तब जाके ये पद के रूप में होती है, आगे चल के धीरे धीरे क्या बन जाती है, भाषा बन जाती है। बात समझ के, निश्चित ढांचा होता है जो कि आपके वनडे के एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये। भाषा नियमबद्ध होती, वनडे के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, खासकर यूपीएसआई के पेपर में। नियमबद्ध क्योंकि भाई एक नियम से चलती है ना भाषा, ठीक। भाषा बोली से बड़ी होती है। सर बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है जबकि भाषा एक व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है, तो बड़ी है कि नहीं है। सर बी भाषा यानी भाषा बी भाषा से भी बड़ी होती है। भाषा से जो छोटी इकाई क्या है, बी भाषा है, तो अर्थात भाषा से बड़ी इकाई कौन हुई, बी भाषा से बड़ी इकाई कौन हुई, भाषा हुई। कि भाषा का भौगोलिक सीमा होता है। आप देखे होंगे हिंदी केवल 8 राज्यों में बोली जाती है, 8 राज्यों को छोड़कर आपके कहीं नहीं बोली जाती है, ठीक। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा बोलिए तो उसमें बता दूंगा। तो ये भौगोलिक सीमा होती है भाषा की। भाषा का ऐतिहासिक सीमा होता है भाई, काहे नहीं। संस्कृत भाषा का समय क्या है, 1500 ईसा पूर्व, एक सीमित है ना ऐतिहासिक। यही संस्कृत के 2 रूप हो जाते हैं, वैदिक और लौकिक। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, अब 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। यह ऐतिहासिक सीमा की नहीं है कि यहाँ तक इसको संस्कृत मानेंगे, यहाँ तक पाली मानेंगे, यहाँ तक इसको प्राकृत मानेंगे। ऐतिहासिक सीमा भी होती है। भाषा कठिन से सरल की तरफ उन्मुख होती है, इस बात को थोड़ा सा समझिए। समझना कैसे है भैया, आप लोग वेद पढ़े हो, वेद। सर वेद की अगर बात करें तो ये वैदिक संस्कृत में लिखा गया, जो चारों वेद है उसी में लिखा गया था वैदिक संस्कृत में। और ये महर्षि कृष्ण दयापायन वेद व्यास के द्वारा लिखा गया वेद है ये, ठीक है। वेद यानी वेद आप कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सर अगर हम बात करें जो ऋग्वेद है ना, यह भी जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, और जो यजुर्वेद और अथर्ववेद ये तीनों जो वेद हैं यह भी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए थे। लेकिन सर ये संस्कृत अत्यंत दूरस्थ थी और ये संस्कृत थोड़ा सा सहज थी। तो इन्हीं दोनों रूपों को सहज बनाने के लिए महर्षि पाणिनि ने क्या लिखा, अष्टाध्यायी लिखा, ठीक है, अष्टाध्यायी। और इन्हीं दोनों को आसान रूप बनाने के लिए 108 उपनिषद लिखे गए थे। कितने, 108 उपनिषद लिखे गए थे। क्योंकि भैया उपनिषद, उपनिषद का मतलब क्या, उप मतलब समीप, निषद मतलब गुरु। जब गुरु के पास ज्ञान लिया जाता है तो ज्ञान कैसा लगता है, आसान लगता है। तो इसी को सहजता प्रदान करने के लिए 108 उपनिषद लिखे गए। तो भाषा कठिन से कैसी हुई, सरल हो गई। बात समझ गए। आयकरा की भाषा सर्वप्रथम मौखिक रूप में होती है। बताओ भैया, क्या सबसे पहले जो है कोई बोला होगा ना, तभी तो लिखा गया होगा। तो भाषा पहले किस रूप में होती है, मौखिक। भाषा संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर चलती है, ये जानिए। सर संयोगात्मक का मतलब क्या है, ठीक, वह भाषा जो अपने ही भाषा के उपसर्ग प्रत्यय आदि को ग्रहण करे तथा दूसरों की भाषा को उपसर्ग प्रत्यय को ग्रहण ना करे, उसे संयोगात्मक भाषा कहते हैं। जबकि वह भाषा जो अपने उपसर्ग प्रत्यय और दूसरे भाषाओं के भी उपसर्ग प्रत्यय को ग्रहण करती है, उसे वियोगात्मक भाषा। आपको पता होगा जो हिंदी का व्याकरण है संस्कृत के आधार पर लिखा गया है। क्यों,
हिंदी का जो व्याकरण है वो संस्कृत के आधार पर लिखा गया। ये बात किसने कहा? हिंदी का व्याकरण संस्कृत के आधार पर लिखा गया, ये बात किसने कहा? नहीं पढ़े हो? हिंदी का जो व्याकरण है संस्कृत के आधार पर लिखा गया, बात किसने कहा? किशोरीदास वाजपेयी ने कहा था। किसने कहा था? किशोरीदास वाजपेयी ने कहा था। सर आप देखो, क्योंकि संस्कृत के आधार पर ही व्याकरण लिखा गया हिंदी का, ठीक। तो संस्कृत क्या दूसरे भाषाओं के उपसर्ग प्रत्यय ग्रहण करती है, क्योंकि संस्कृत अपने आप में क्या है? परिपूर्ण है, जबकि हिंदी अपने आप में क्या? परिपूर्ण नहीं है। तो हिंदी का व्याकरण किसके आधार पे? संस्कृत। तो भैया ये संयोगात्मक से वियोगात्मक हुआ कि नहीं? क्योंकि ये अपने उपसर्ग प्रत्यय को भी ग्रहण कर रही है और साथ ही संस्कृत भाषा के भी उपसर्ग प्रत्यय को ग्रहण कर रही है। तो ऐसे में संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर हुई कि नहीं हुई? हुई। करा भाषा नैसर्गिक एवं रचनात्मक होती है। नैसर्गिक का मतलब क्या? भाषा में जब बदलाव होते हैं तो नोवेल्टी आती कि नहीं आती है, ठीक। जब नोवेल्टी आती है तो उसे कैसा बोलेंगे? नवीनतम। तो जो नवीनतम होगा रचनात्मक होगा कि नहीं होगा? होगा, स्वाभाविक है। करा भाषा की शुरुआत किससे होती है? ध्वनि से होती है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। इसलिए पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है, क्योंकि भाषा की शुरुआत ही किससे होती है? ध्वनि से होती है। करा कि भाषा बहता हुआ नीर है। ये बात की है, कहा किसने? कबीरदास ने कहा था। कबीरदास ने कहा कि भाषा बहता हुआ नीर है। बाबू ये तो भाषा पानी के समान है, बताइए। भाषा पानी के समान है, बताइए कितने बच्चे बताएंगे? भाषा बहता हुआ नीर है। हाँ, भाषा कोई भी सीख सकता हो, बात अलग है, लेकिन यह भाषा बहता हुआ नीर इसलिए कहा ना, क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक नदी का जो पानी होता है आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं रोक पाया है, उसी प्रकार भाषा को भी कोई रोक नहीं पाएगा। भाषा हमेशा बदलती रहती है और भाषा में अनेक प्रकार की रचनात्मक क्रिया होती रहती है। इस प्रकार भाषा कैसा है? बहता हुआ नीर है। नीर है या पानी है कह सकते हो ना, लेकिन सुनो ध्यान से, नीर और पानी कहने में भी अंतर है। पर्यायवाची आप लोग पढ़े हो कि नहीं? कितने प्रकार के पर्यायवाची होते हैं? कितने प्रकार के पर्यायवाची होते हैं? नहीं पता पर्यायवाची कितने प्रकार के होते हैं? तब यार क्या हिंदी पढ़े भैया तुम लोग। यार पर्यायवाची कितने प्रकार? पर्यायवाची का दूसरा नाम क्या है? समानार्थी शब्द ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। और दूसरा नाम बताइए। अच्छा ये बता सकते हैं आप लोग पर्यायवाची शब्द आया क्यों पर्यायवाची हिंदी में बनाया गया? ठीक है, बिल्कुल बाबू कहना सही है। मुस्लिम में नीर बोलते, अपने में जल बोलते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहा, दोनों का मतलब एक ही है। तो खैर ठीक है, मैं पर्यायवाची पे चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन पर्यायवाची जब पढ़ाऊंगा। 3 प्रकार के पर्यायवाची होते हैं। पूर्ण पर्यायवाची, अपूर्ण पर्यायवाची, पूर्णापूर्ण पर्यायवाची। ठीक है, खैर जब मैं पढ़ाऊंगा तब इसको बताऊंगा कि कौन पूर्ण पर्यायवाची है, कौन अपूर्ण पर्यायवाची है, कौन पूर्णापूर्ण पर्यायवाची है। ठीक है, बात समझ गए? आगे मैं बताता हूँ। तो ये सर भाषा संकेतात्मक होती है कि भाषा क्या इशारों से भी व्यक्त की जाती है ना, तो संकेतात्मक हुई कि नहीं? हो गई। अब मेरे प्यारे बच्चों सभी लोग बताइए कि यहाँ तक कोई बात अगर समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे सवाल कर सकते हो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें बाबू? तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए मामला ये आता है, सर हमने भाषा की तो मुख्य विशेषताएं पढ़ ली। क्या है? भाषा की निर्माण की प्रक्रिया। तो सर आइए हम बताते हैं, हेडिंग डालेंगे भाषा निर्माण की प्रक्रिया।
तो बाबू भाषा निर्माण की प्रक्रिया का मतलब भाषा का निर्माण कैसे हुआ ये है। ठीक है, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, दो प्रकार के नहीं होते। भाषा का निर्माण कैसे हुआ ये आइए मैं बताता हूं। आप सोचो बाबू, भाषा का निर्माण सर्वप्रथम ध्वनि से वर्ण, वर्ण से अक्षर, अक्षर से शब्द, शब्द से पद, पद से उपवाक्य, उपवाक्य से वाक्य, वाक्य से बोली, बोली से विभाषा, विभाषा से भाषा। ये बाबू भाषा निर्माण की प्रक्रिया है। ये है भाषा निर्माण की प्रक्रिया। भाषा सबसे पहले किस रूप में होती है? तो ध्वनि के रूप में, फिर जाके वह वर्ण के रूप में होती है, फिर ये अक्षर के रूप में होती है, फिर शब्द के रूप में होती है, फिर पद के रूप में होती है, फिर उपवाक्य के रूप में होती है, फिर ये वाक्य के रूप में बदलती है, फिर जाके ये बोली के रूप में बदलेगी, अब बोली से जाके विभाषा के रूप में बदलेगी और तब जाके क्या बनती है? भाषा बनती है। तो यहां तक क्या मेरी बात आप लोग समझ पाए? तो यहां तक अगर मेरी बात आप लोग समझ पाए हैं, खैर अगर यहां से अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, कोई भी शब्द, इसमें से जो शब्द लिखा गया आप कोई पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, अगर कहीं से कोई भी बात ना समझ में आई हो तो आप लोग बताइए, उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो फिर आज के लिए ये क्लास यहीं पर जो है विराम देते हैं। शेष इसी समय पर जो है, ठीक है, आपसे फिर